एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की को। वाइगोत्स्की का सिद्धांत अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। हमने इससे पहले जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गुथरी के और टॉलमैन के सिद्धांत को पढ़ लिया है, जो कि सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सभी से जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं अभी तक। आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की को। ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इनका और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उनमें इन्होंने किस चीज़ को ऐड किया है वाइगोत्स्की को, वह सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो ये जो वाइगोत्स्की हैं ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले थ्योरी, जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जानते हैं वो जानेंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ZPD क्या है, MKO क्या है, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी, लेकिन हम आज के वीडियो में जो भी पढ़ेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और कंप्लीट थ्योरी होगी। आज के वीडियो में हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या फिर बहुत बड़ा वीडियो करके नहीं पढ़ेंगे। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए हम 10 वीडियो देखें। जब हमारा वो सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो सकती हैं तो हम उस चीज़ को क्यों बढ़ाएं। आज के वीडियो में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट होगा, कुछ भी छूटा नहीं होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल जो एक सटीक जो उत्तर होना चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि स्कैफोल्डिंग हम आपको बता रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग के बारे में हम आपको 2-4 पेज का जो है एक लंबा चौड़ा जो है पैराग्राफ बना दें या कुछ बना दें, तो ऐसा नहीं है। जो स्कैफोल्डिंग जो शब्द है उसका जो रियल अर्थ होना चाहिए बस वही बताऊंगी, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि 10-12 वीडियो हम बनाएं किसी एक टॉपिक के लिए, तो एक ही वीडियो काफ़ी है और बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। आज के ही एक वीडियो में आप जो है ZPD जान जाएंगे, स्कैफोल्डिंग जान जाएंगे, जो उनके सिद्धांत हैं, उनके अन्य नाम और सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन सब जान जाएंगे आज के वीडियो में आप। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उन क्वेश्चन आंसर को हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन हम जब उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हमें तभी समझ में आएगी एक्चुअल थ्योरी। क्योंकि हम थ्योरी में कुछ भी पढ़ लें और जो क्वेश्चन मेरे सामने आता है, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे थ्योरी और नेक्स्ट वीडियो में हम वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी उनके सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगी और उसके आंसर ऑप्शनल देने की कोशिश करूंगी, ताकि आप जो है उनमें अंतर समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, वीडियो हम चाहें तो रिकॉर्डिंग ऑन करते ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में सारा कुछ पहले समझ लेना चाहिए, तब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं आज लेव वाइगोत्स्की को, जिनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। तो इनका हम सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको इनका एक कोड वर्ड बता देते हैं कि इनका जो सिद्धांत है, पूरा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या जो भी इनके सिद्धांत हैं जिनको अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसका एक कोड वर्ड याद कर लीजिए आप। यानी इनका पूरा का पूरा सिद्धांत किस चीज़ पर टिका हुआ है, अगर वो आपको पता चल गया तो आप शायद क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके, अगर आपको नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा हुआ आपका क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप अगर ये देख रहे हैं कि वो वाइगोत्स्की का है, तो आप थोड़ा सा जो है उसको शायद आंसर आप निकाल पाए, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की का जो भी सिद्धांत है, पूरा का पूरा सिद्धांत उनका इस बात पर टिका है कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जो भी होता है, जो भी हमारा सीखना होता है, तो हमारा सीखना जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये इनका जो है एक कोड वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। इनका पूरा का पूरा सिद्धांत इसी बात पर टिका हुआ है कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कोई भी चीज़, ZPD हम पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग पढ़ेंगे, MKO पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इनकी जो है सिर्फ इसी बात पर निर्भर हैं या टिकी हैं कि जो सीखना होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी एक दूसरे से
अंतः संबंध होता है, यानी कोई किसी को सिखाता है वो दूसरा अपने छोटों से सीख जाता है, कई बार बड़ों से सीखता है। ये क्या है अभी आप देखेंगे। तो इनका जो कोड वर्ड है ये आप ध्यान रखें, सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इनका जो पूरा सिद्धांत है उसी बात पर टिका हुआ है। अब देख लेते हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम जितनी बार भी आपको जो भी पढ़ाए हैं, हमने जीन पियाजे पढ़ाए हैं, गुथरी पढ़ाए हैं, थॉर्नडाइक, टॉलमैन पढ़ा चुके हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इनको, वाइगोत्स्की को। तो सबका हम ये देश ज़रूर बता रहे हैं आपको, ताकि ये पता चले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हैं रूसी वैज्ञानिकों के, तो ये जो है रूसी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि हम जितने भी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे उनके देश को भी हम ज़रूर जानेंगे। तो ये रूस के जो हैं विद्वान हैं। अब हम देखते हैं कि इनके सिद्धांतों के अन्य नाम, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जाता है, सिद्धांत कोई भी दे देते हैं उसका अन्य नाम पूछ लेते हैं, या किसी अन्य नाम से ही सिद्धांत का। मान लीजिए आपने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर सामाजिक संरचना का सिद्धांत पूछ लें, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ लें। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है कि ये भी वाइगोत्स्की के ही हैं और अन्य नाम हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं कि ये हमने नहीं पढ़ा है और इसका आंसर क्या होगा। तो अन्य नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं कि ये किसके हैं, और एक ही सिद्धांत है, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो ये पहला है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसी का अन्य नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, और इसी का अन्य नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ से देखें कि अगर हम सामाजिक को ढक दें या हटा दें तो किसका बचा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? जीन पियाजे का। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आपको बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में अगर हम सामाजिक को जोड़ दें तो किसका बन जाता है? बन जाता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसके ऊपर ध्यान दिया है। तो यहाँ से आपका ये चीज़ भी क्लियर हो गई जो आपने अभी कोड वर्ड पढ़ा था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है हमने आपको बहुत डीपली पढ़ा है, उसी में आपको समाज को अगर ऐड कर दें तो बन जाता है ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और इन्होंने अपने पूरे के पूरे सिद्धांत में सिर्फ सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया है, या उसी के ऊपर इनका सिद्धांत टिका हुआ। तो यहाँ पर तो ये अन्य नाम है, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत डीपली पढ़ा दिया है। अब देखते हैं जो नोट करने वाली बातें हैं। यहाँ पर एक नोट मैंने सारा अलग कलर से ही लिखा हुआ है ताकि आप जो है ईज़िली आप जो है नोट कर पाएँ, ठीक है। तो नोट यहाँ पर करिए, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये इनका एक कोड है, कोड इसको ध्यान रखना है आपको कि विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, या फिर सीखना या फिर विकास जो भी है सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये किसका है? वाइगोत्स्की का है। फिर हम पढ़ रहे हैं MKO, यानी MKO ये भी किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। MKO का मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब क्या है? जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो हम उससे भी सीखते हैं। तो जैसे देखें, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या ज़्यादा ज्ञानी, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। तो इसमें तो कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कि हर कोई उससे सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान बच्चों से सीख जाता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़ों से ही हमेशा सीखते हैं, हम अपने छोटों से भी सीखते हैं। कुछ चीज़ों में कोई भी हमसे ज़्यादा बेहतर होता है, हम उससे सीखते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी MKO। ये किसका है? ये है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दूसरा है समीपस्थ, यानी ZPD, जिसको समीपस्थ हो सकता है, नज़दीकी, संभावित विकास का क्षेत्र, तीनों नामों से आपके हो सकता है, या फिर ZPD हो सकता है। ZPD जो है समीपस्थ है, या नज़दीकी विकास का क्षेत्र, या संभावित विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये सब कहलाते हैं ZPD। और इन किसी भी नामों से आपसे पूछा जा सकता है। तो समीपस्थ, नज़दीकी एक ही बात है, समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संभावित विकास का क्षेत्र यानी ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
और डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म हो जाती है ZPD की। अब यहाँ पर इसको देखें, समस्या समाधान के दौरान, यानी जब कोई बच्चा समस्या में उलझा है, ठीक है, उस समस्या के समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से जो प्रयास करता है बच्चा, खुद से प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है उसे ZPD कहते हैं। ये तो थ्योरी हो गई, लेकिन आप शायद इससे ना समझ पाएँ, तो आप इससे समझिए जैसे कोई भी बच्चा है, या फिर वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत ले लें। वाइगोत्स्की ने जो बच्चों पर जो सिद्धांत दिया, उन्होंने एक छोटी लड़की को हाथी दिया, ठीक है। जो हाथी था फोल्डिंग वाला था, यानी उसके पार्ट अलग अलग हो जाते थे और फिर उसको जो था जोड़ना था। तो क्या था, वो एक लड़की थी, वो हाथी के पैरों को जोड़ रही थी, तो उसने सारे जो थे 3 पैर उसके सीधे क्रम में सही रखे, लेकिन एक उसने जो था उल्टा रख दिया। अब वो जुड़ नहीं रहा था। उसने 3 तो सही जोड़ लिए, ये वाला और ये 3 सही जोड़ लिए, लेकिन एक उसने उल्टा रख दिया। अब वो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं जुड़ रहा था। तो क्या था, जब ये वाइगोत्स्की देख रहे थे कि उसने जो थे 3 जो है प्रयास किए और सफल हुई और तीनों बिल्कुल सही जोड़े, लेकिन एक जो है वो नहीं जोड़ पा रही है और वो उल्टा रखे हुए है उसको। तो क्या था, यहाँ से यहाँ तक का समस्या समाधान जो था, देखें ये एक सेकेंड, ये 3 जो उसने जोड़े थे ये बिल्कुल सही जोड़े थे। दूसरा जो था वो नहीं जोड़ पा रही थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ से यहाँ तक चली गई, ठीक है। उसने समस्या का समाधान कर लिया, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आकर जो है वो अटक गई, उलझ गई, बीच में आकर उलझ गई, ठीक है। अभी आप देखेंगे, फिर से दिखा दूँगी मैं आपको कि समस्या समाधान के शुरुआत में उसने शुरुआत करी, वो समस्या का समाधान कर रही थी, लेकिन बीच में क्या था, वो उलझ गई और यहाँ पे आके उलझ गई। तो ये जो बीच का खाली स्थान है, ये किसी वयस्क की सहायता से भरा जाएगा, यानी कि ये बीच का जो स्थान है, यहाँ पर किसी वयस्क की या अपने से ज़्यादा अनुभवी की आवश्यकता पड़ती है। तो यही जो खाली स्थान है, इसी को ZPD कहते हैं। और यही खाली स्थान भरा जाएगा किससे, किसी वयस्क से या किसी ज़्यादा अनुभवी से, या हमसे ज़्यादा जो ज्ञानी हो या जिसको वो चीज़ पता हो, उसके द्वारा ये खाली स्थान भरा जाएगा। और भरने के बाद वो सीख जाएगी कि इसको इस तरह से नहीं, इसको भी इसी तरह से भरा जाएगा और ये खाली स्थान भी भर जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का फिर पूरा जो है उसने सीख लिया, उसका पूरा विकास हो गया, या उसने पूरा सीख लिया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो खाली स्थान था वो किसके द्वारा भरा गया, किसी वयस्क के माध्यम से, किसी अनुभवी के माध्यम से। तो ये खाली स्थान जो हुआ उसी को कहते हैं ZPD। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये कुछ भी नहीं है, कोई भी काम मान लीजिए मनुष्य कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का तो कर लिया और बाद में उसको नहीं समझ में आ रहा, तो ये जो खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान जो है, इस खाली स्थान को किसी अनुभवी, किसी वयस्क के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से भरा जाएगा, यानी सिखाया जाएगा उसको। तो यही जो खाली स्थान है उसको कहते हैं ZPD। आप एक बार फिर से जो है इसकी डेफिनेशन देख लें। ZPD यानी समीपस्थ या नज़दीकी या संभावित विकास का क्षेत्र। क्या होता है, समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर, जैसे वो जो पैरों को जोड़ रही थी हाथी के, वो शुरुआत में तो सही जोड़ती गई और बीच में क्या थी, वो उलझ गई। उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य तक की दूरी, लेकिन यहाँ से ये जो लक्ष्य है, ये यहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जो है, इसी को ZPD कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ZPD या संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, ठीक है। ZPD मतलब संभावित विकास का क्षेत्र किसका है, वाइगोत्स्की का। नज़दीकी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं ZPD। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, नोट मैंने इसीलिए सारा कुछ लिख दिया है, इसको बहुत ध्यान रखना है आपको कि ZPD जो है, वैसे तो हमने समझा दिया है कि ZPD क्या होता है, खाली स्थान होता है, पर खाली स्थान कौन सा, स्थायी या अस्थायी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ZPD जो है, ZPD के दौरान दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। तो जो स्थायी वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है। इस मतलब ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि स्थायी है या अस्थायी है, या और भी कोई 2 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, स्थायी सहायता है, ठीक है, स्थायी सहायता है, अस्थायी नहीं है। यानी
जो वो खाली स्थान भरा जाएगा वो सहायता जो है वो स्थायी होगी, यानी कि वो फिर सीख जाएगा और लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, वो सीख जाएगा, यानी वो जो सहायता दी गई वो स्थायी सहायता होगी, अस्थायी नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ZPD से रिलेटेड। एक चीज़ अभी और बताऊंगी मैं आपको, ZPD और स्कैफोल्डिंग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर क्या करना है, और अगर समय नहीं दिया है तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी नोट के माध्यम से लिख दी हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, ZPD के दौरान दी गई सहायता जो है समस्या के बीच में दी गई कैसी सहायता है, स्थायी सहायता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्कैफोल्डिंग। इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं स्कैफोल्डिंग से, और ये भी किसका है, वाइगोत्स्की का। स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको, या ढांचा निर्माण कहते हैं, पाड़ या मचान कहते हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग अधिकतर स्कैफोल्डिंग के नाम से ही पूछा गया है, या फिर ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ही चीज़ें हैं पूरी की पूरी, सब आपको अन्य नाम जो है वो ज़रूर से ध्यान रखने हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है स्कैफोल्डिंग ही मचान है, पाड़ है और ढांचा निर्माण एक ही चीज़ है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग को, और देखिए आप यहाँ पे ZPD और स्कैफोल्डिंग में क्या अंतर है। ZPD में स्थायी सहायता होती है और इसमें अस्थायी होती है। देखिए समस्या समाधान के शुरुआत में जैसे ZPD में था, समस्या समाधान के बीच में जो है जो खाली स्थान है वो ZPD होता है, और कैसी सहायता होती है वो स्थायी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण में कि समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, यहाँ पर ध्यान रखना है अस्थायी। स्कैफोल्डिंग में क्या ध्यान रखना है, अस्थायी। तो समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी बालक को जब हम साइकिल चलाना सिखाते हैं तो मान लीजिए पहले वो साइकिल चला रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सपोर्टर लगा देंगे ताकि वो बच्चा ना गिरे, या फिर क्या करेंगे सपोर्टर ना लगा करके हम पीछे उसका जो कैरियर वगैरह है पकड़ लेते हैं और उसको धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं। और जैसे जैसे वो थोड़ा सा चलाना सीखता है पीछे से हम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी क्या होता है, घटती जाती है जो अस्थायी सहायता है वो सीखने के साथ घटती जाती है। यानी जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है वैसे वैसे क्या होंगे, उसके सपोर्टर हटते जाएंगे। सपोर्टर जो लगे होते हैं पहियों के दोनों तरफ वो सपोर्टर धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं, या फिर जो पीछे से पकड़ कर चलवा रहा है कोई बड़ा तो वह धीरे धीरे जो है हाथ को ढीला करना स्टार्ट कर देता है, यानी सहायता जो घटाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे एक टाइम आता है क्या कि वो छोड़ देता है और बच्चा जो है क्या साइकिल चला लेता है, यानी घटती जाती है। तो स्कैफोल्डिंग होती है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, यानी जो सहायता है वो कैसी है, अस्थायी है। यानी हम हमेशा के लिए स्थायी तरीके से हमेशा के लिए उसको साइकिल पकड़कर थोड़ी चलवाएंगे, तो अस्थायी है ना कि अभी हम पकड़कर चलवा रहे हैं लेकिन बाद में हम इसको छोड़ना है, हमको पता है कि इसको हम छोड़ देंगे और बाद में ये खुद ही चलाना सीख जाएगा। तो कैसी है, ये अस्थायी सहायता है जो सीखने के साथ घटती जाती है। यानी जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, वो सहायता जो है वो घटती जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये साइकिल चलाना सिखाने वाला। तो समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे किसी बालक का साइकिल चलाना सिखाना। आई थिंक स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखना स्कैफोल्डिंग अस्थायी है और ZPD है स्थायी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको आप ध्यान रखें नोट में। हालांकि इसमें हम जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें, सारी दुविधा आपकी, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो माइंड में रखना है, जो चीज़ नोट करना है वो ध्यान रखना है आपको क्या, कि अगर प्रश्न में कोई भी प्रश्न आता है, अगर प्रश्न में ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों हों, ठीक, और समस्या भी ना जो समय है वो भी ना दिया हो, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, स्कैफोल्डिंग में आएगा। यानी स्कैफोल्डिंग क्या होता है, अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है वो होती है क्या, अस्थायी होती है या स्कैफोल्डिंग होती है। और जिसमें स्थायी होती है वो ZPD होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न बनाया गया है जिसमें मैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर दूंगी तो कोशिश करूंगी एक ऐसा क्वेश्चन बीच में डालने की जिसमें ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों दिया हो और समय ना दिया गया हो, ऐसा क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो फिर देखिएगा उसमें कि हमेशा आंसर क्या आएगा, स्कैफोल्डिंग आएगा।
तो अगर कोई भी प्रश्न है उसमें ZPD भी दिया है, यानी स्थायी सहायता वाला भी कुछ दिया हुआ है, और स्कैफोल्डिंग भी दिया है, यानी कि अस्थायी वाला भी कुछ दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, दोनों ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें समय नहीं दिया है, तब हमेशा आंसर किस में आएगा, स्कैफोल्डिंग में आएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत अच्छा हिंट्स है आपके लिए आंसर निकालने का, कि अगर क्वेश्चन में ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों दिया और समय नहीं दिया है तो हमेशा आंसर किस में होगा, स्कैफोल्डिंग में होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ध्यान रखना है कि समय ना हो, क्योंकि समय अगर होगा तो स्कैफोल्डिंग आंसर नहीं होगा, समय अगर नहीं दिया है तो आंसर हमेशा स्कैफोल्डिंग होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर बना देंगे आपके, तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए भाषा विचार से पहले, भाषा क्या है, विचार से पहले इन्होंने रखा है, किसने, वाइगोत्स्की ने। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब हम ये विद्वानों को पढ़ रहे हैं, उसमें क्या था, किसी ने विचारों से पहले रखा है भाषा को, किसी ने भाषा से पहले विचार को रखा है। तो वाइगोत्स्की ने किसको रखा है, भाषा को विचार से पहले रखा है। भाषा विचार से पहले क्या है इसमें देखते हैं हम। वाइगोत्स्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं। शुरू के 2 वर्षों में, यानी जो शैशवावस्था के शुरू के 2 वर्ष होते हैं, उन 2 वर्षों की बात हो रही है। वाइगोत्स्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्षों में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। आप ध्यान दें कि किसी छोटे बच्चे जो 2 वर्ष का होता है, शुरुआत में जो 2 वर्ष होते हैं, उनमें जो भाषा और विचार होते हैं अलग होते हैं, फिर भी भाषा किस पर हावी होती है, विचार पर हावी होती है। भाषा तो आप चाहें तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आसपास हो, आप उस पर ध्यान देकर ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि भाषा जो है उसके विचारों पर हावी होती है। फिर क्या कह रहे हैं, 2 वर्षों के बाद शाब्दिक, यानी 2 वर्ष जब हो जाते हैं, 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उद्देश्य के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। विचार प्रकट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उद्देश्य के बाद, शाब्दिक भाषा के उद्देश्य के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। यानी जो 2 वर्ष होते हैं शुरू के, उसमें जो विचारों पर जो है भाषा हावी रहती है, लेकिन 2 वर्ष बाद जो शाब्दिक भाषा के उद्देश्य के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। भाषा वो गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी जो है निकलती है। किसका है ये, भाषा विचार से पहले वाइगोत्स्की ने कहा है। तो यहाँ पर देखें, विचार पहले भाषा बाद में, किसी में भाषा पहले विचार बाद में। तो इस चीज़ को भी हमने बहुत डीपली पढ़ा हुआ है किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आई थिंक हमने जीन पियाजे को जहाँ पे पढ़ा है उस वीडियो में पढ़ा है, या फिर गुथ्री वाले वीडियो में किसी में ये चीज़ मैंने डीपली बताई हुई है कि विचार अगर पहले हैं तब किस तरह का होगा, या भाषा पहले है तो किस तरह से क्या होगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना कठिन नहीं है, भाषा पहले विचार पहले, दोनों चीज़ें किस तरह से किसने क्या कही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की ने किसको पहले बताया है। तो यह ध्यान रखना है, वाइगोत्स्की ने भाषा विचार से पहले बताई है, यानी विचार बाद में बताया, भाषा पहले बताई, यानी भाषा जो है विचार से पहले है। ये किसका कथन है, वाइगोत्स्की का है। तो ये ध्यान रखना है, यानी यहाँ से ध्यान रखना है कि 2 वर्षों में जो है वो क्या होती है, भाषा जो है विचार पर हावी होती अलग अलग है, लेकिन भाषा जो है विचार पर हावी होती है। लेकिन 2 वर्षों के बाद जब शाब्दिक भाषा के उद्देश्य के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। तो भाषा विचार से पहले वाइगोत्स्की का कथन है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत वाक या निजी वार्ता किसका है, वाइगोत्स्की का है। ये भी व्यक्तिगत वाक या निजी वार्ता, इसमें क्या है, बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं, इसी को कहते हैं निजी वार्ता या व्यक्तिगत वाक। और इसको भी हमने आपको गुथ्री वाले जो थ्योरी गुथ्री की पढ़ी थी उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य की योजना कैसे बनाते हैं। क्यों, आप देखें किसी भी बच्चों को खेलते हुए, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप खेलते देखें तो अगर 5-6 बच्चों को एक साथ आप खेलने छोड़ देंगे, छोटे छोटे होंगे तो एक दूसरे से कम बात करेंगे, लेकिन खुद से ही वो बातें करते हैं, खुद से ही बोलते हैं कि ऐसा करना, अरे यार ये हो गया। तो अपने आप से ही वो बातें करते हैं, अपने आप से ही अपने कार्य की योजना बनाते हैं, अपने आप से ही बोलकर
खुद से ही बातें करके वो सीखते भी हैं, उनका विकास भी इसी तरह से होता है और वो कार्य की अपने योजना बनाते हैं। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत वाक या निजी वार्ता। देखें, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, दूसरा पॉइंट। तो यहाँ तक देखें ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसमें नहीं है ये जो 9वां पॉइंट है ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं बच्चे जो हैं वो कैसे कैसे सीखते हैं। तो पहला पॉइंट, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जैसा कि वाइगोस्की का जो कोड वर्ड शुरू में हमने बताया, सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया ये हो गई, जब भी कोई दूसरे से सीखता है तो वो समाज का ही एक हिस्सा होता है। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी सब एक दूसरे के साथ सीखते हैं। ये अंतः संबंध होता है सीखने का। तो ये अंतःक्रिया हो जाती है जब बच्चे दूसरों से सीखते हैं या अपने समवयस्कों के साथ सीखते हैं। तो ये हो गई क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। फिर है वाइगोस्की की पुस्तक, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुस्तकें जो है पूछी गई हैं, 68-500 में पूछी गई हैं। तो वाइगोस्की की पुस्तक कौन कौन सी है? लैंग्वेज एंड थॉट पहली पुस्तक है, लैंग्वेज एंड थॉट। फिर दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक, तो ये दो पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं वाइगोस्की के, इसको ध्यान रखना है। और ये पुस्तकें मैंने हर बार बताई, जितने भी विद्वान पढ़ाए उनकी इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको बताया हुआ है। आप उनको ज़रूर से ध्यान रखें क्योंकि लगभग सभी की मिलती जुलती हैं। सभी में लैंग्वेज को तो ज़रूर ही लिया गया है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से याद करना है, इसकी उसमें ना मिला देना। तो वाइगोस्की की पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट, दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो ये किसकी हैं? दोनों पुस्तकें वाइगोस्की की। अब एक स्टेटमेंट ले लेते हैं वाइगोस्की का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की का है ये, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। तो क्योंकि इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो परिभाषाएं होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना, क्योंकि वो तो लिखी गई हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया है और बिल्कुल उसको सेम टू सेम ही याद करना होता है, बिल्कुल सेम याद करना होता है, कुछ उसमें बदलाव नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। ये लेव वाइगोस्की का है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में हमने लेव वाइगोस्की का थ्योरी पढ़ी है और आपने देखा कि हमने स्कैफोल्डिंग को पढ़ा, तो भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि स्कैफोल्डिंग को हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। जो स्कैफोल्डिंग का एक सटीक अर्थ है वो हमने आपको बता दिया ताकि आप समझ पाएँ स्कैफोल्डिंग क्या। अगर हम आपको यही एक लंबा चौड़ा लिख देते कुछ, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, आप कहीं भी स्कैफोल्डिंग को डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ से जब आपने समझ लिया है स्कैफोल्डिंग को, अब आप आराम से कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी आप ध्यान रखें कि जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना, तो उसके जो सहायता होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है और ये स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी सहायता होती है, लेकिन ZPD की स्थायी सहायता होती है। तो ये भी आपने देख लिया ZPD क्या होता है, खाली जो स्थान होता है वो ZPD कहलाता है और इसके जो सहायता होती है वो स्थायी होती है। तो आपने पढ़ लिया आज लेव वाइगोस्की की पूरी थ्योरी, शॉर्ट में है पर कंप्लीट है, कुछ छूटा नहीं है इसमें। संज्ञानात्मक अगर आप पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास को हमने बहुत अच्छे से जीन पियाजे वाले वीडियो में पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इसमें काम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई भी हैं। तो आप जितने भी विद्वान मैंने पढ़ा है उनको आप उनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो वाइगोस्की के सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड, स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।